दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में चुनावी माहौल है। 2 दौर के चुनाव निपट चुके हैं, 5 दौर के चुनाव बाकी हैं। 2014 में जब सत्ता से यूपीए सरकार को, मनमोहन सरकार को या कांग्रेस सरकार को भाजपा ने किस तरीके से सत्ता से हटाया, किन मुद्दों को लेकर हटाया और किन मुद्दों की बात करके, या वो कौन से मुद्दे थे, चाहे वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा था या 2 करोड़ नौकरियां रोजगार मतलब युवाओं को देने का था, और रोजगार के मुद्दे पर ही देश का युवा एकदम मोदी जी के पीछे लग गया था कि हर साल 2000 नौकरियां युवाओं को मिलेगी, बेरोजगार युवाओं को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरीके से अपने सरदार जी की जो मनमोहन सिंह सरकार थी, उसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना जी ने आंदोलन चलाया, या बाबा रामदेव ने आंदोलन चलाया, या उनके साथ जो अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम थी, जिसमें आईपीएस बेदी भी थी और बहुत सारे नाम थे, उन लोगों ने जिस तरीके से देश में माहौल बनाया, तो लग रहा था कि जैसे पूरे देश की जनता, देश का युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। और जो मोदी जी ने आश्वासन दिया कि इतना भ्रष्टाचार है, विदेशी बैंकों में नेताओं के इतने पैसे हैं या भ्रष्टाचारियों के इतने पैसे हैं कि जब हम उसे लाएंगे कुछ निश्चित समय के बाद ही 15-15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में पहुंच जाएंगे। 2 करोड़ का हम रोजगार उसमें देंगे, देश में हर वर्ग का विकास करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जेबी शर्मा जी को आमंत्रित किया है। नमस्कार। और हम उनसे इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि वो संक्षिप्त में बताएं कि जो अन्ना आंदोलन था, उनकी टीम का आंदोलन था, उनके पीछे कौन सी शक्तियां थीं और किस तरीके से वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, या जिन वादों को लेकर, मोदी जी के जिन वादों को लेकर, या भाजपा के जिन वादों को लेकर, या आरएसएस के जिन वादों को लेकर पूरे देश की जनता ने मोदी जी को सत्ता सौंपी, तो क्या वो देश की जनता के सपने पूरे हुए? क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या लोगों को 15-15 लाख रुपए मिल गए? क्या 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल बेरोजगार युवाओं को मिल गई? या जो भी समस्याएं, चाहे वो महंगाई की थी या इलाज की थी, महंगी शिक्षा की थी, क्या वो सारे जो मुद्दे थे या वादे थे, भाषणों में नहीं, टीवी चैनलों में नहीं, अखबार के जो बड़े अखबार हैं उनकी लीड में नहीं, मुख्य समाचार या फर्स्ट पेज पे नहीं, क्या वो सब वादे जमीनी स्तर पर कहीं शर्मा जी आपको नजर आ रहे हैं? क्या भाजपा, क्या मोदी जी, क्या आरएसएस के वो आंदोलन और देश की जनता से किए हुए वादे, क्या वो सरकार उन वादों पर खरी उतरी है जमीनी स्तर पर? क्या आम आदमी को वो फायदे मिले हैं? क्या महंगाई कम हुई है? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्या रोजगार मिला है? और वर्तमान में जी जो चुनाव चल रहे हैं, 2 दौर का चुनाव समाप्त हो चुका है, 5 दौर का बाकी है।
तो आप 10 साल की भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के कार्यकाल को किस रूप में लेते हैं, और इस बार आपको क्या लगता है कि चुनावों में कौन जीतने जा रहा है? क्या मतलब आपकी भविष्यवाणी है, या आप जनता पत्रकार होने के नाते समाज के हर वर्ग से मिलते हो, तो कैसा लगता है आपको कि इन चुनावों में क्या होने जा रहा है? तो ये कुछ मुद्दे हैं मेरे। धन्यवाद गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया देश रोजाना में, और आपके मैं वीडियो देखता रहता हूँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे एक बात पे परहेज रहेगा कहने पे, लोग क्या, नेता आमतौर पे मंच पे कह देते हैं कि हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली है। मुझे थोड़ा सा इस बात पे परहेज है, नंबर एक। अब दूसरी बात आपकी कि भाई जनता को क्या मिला, जनता कितनी संतुष्ट है, कितनी नहीं है। अब उसका मैं आपको एक बात थोड़ा सा बता दूं कि एक छोटा सा फ्रेज है, पहचान का संकट और संकट की पहचान। इन समझना जरा बात को। यहां पर ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे हमारे जनसाधारण में ऐसे लोग। मेरे साथ साथ देश रोजाना के दर्शकों को समझाइए। जी जी, मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा, देश रोजाना के दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा कि देश की जनता को, हाँ, हमारे देश की जनता, प्रांत की जनता, जिले की जनता, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर भोला भाला कहा जाता है तो मैं इसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं आपको भोला भाला नहीं कहना चाहता, क्योंकि पहले तो आप शब्दकोश से भोले भाले के मतलब देख लो, और दूसरा मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे देश की जनता इतनी मतलब नादान नहीं है कि जितना नेता लोग सोचते हैं। हाँ, एक बात का साथ, जिस एक सवाल आपने किया ना कि कितनी संतुष्ट है, अब ऐसे लोग भी हैं जो एक परसेप्शन के तहत बात करते हैं। पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर हो जाए, 500 रुपये लीटर हो जाए, सिलेंडर 5,000 का मिल जाए, तब भी हम वोट मोदी जी को देंगे। अब इस परसेप्शन का या इस धारणा का जो लोगों में समाई हुई है, या मानसिकता का, आप और मैं क्या कर लेंगे? हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन अच्छा, जब हम बात करते हैं, एक नोटा आपने सुना होगा, ठीक है जी, नन ऑफ द अबव, कुछ ऐसा होता है। हाँ। अब नोटा के अलावा मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था अखबार में, एक टिन्ना आया है। ये क्या है? हाँ, टिन्ना। टिन्ना का मतलब होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव। अगेन आई कट सॉरी फिगर। देयर इज नो अल्टरनेटिव मीन्स व्हाट? क्या मतलब मोदी जी के बाद, या मोदी जी हैं तो देश चलेगा, इसके अलावा देश नहीं चलेगा? मेरा सवाल है जनता से भी, मेरा सवाल आपसे भी है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। यह भी एक परसेप्शन बना दिया गया जनता के बीच में। अगर दें तो किसको दें? क्यों 70 साल से देश नहीं चल रहा था? मैं कह रहा हूं उससे पहले नहीं चल रहा था। वही 70 साल, 64 में नेहरू जी गए, तब भी यह सवाल उठा था कि अब देश का क्या होगा। इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, देश चलता रहा, मुरारजी देसाई जी आए, और चंद्रशेखर जी, मतलब और भी लगा लो जितने भी, वीपी सिंह आए, ये सब, चंद्रशेखर आए। देश तो नहीं रुका। और 91 में, मतलब 1991 में अपने वो, हाँ, इस टिन्ना ने चुनौती दे दी है, एक प्रकृति का सिद्धांत है उसे चुनौती दे दी। ये बड़े दुख की बात है। टिन्ना यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव। मेरा सवाल आपसे है जनाब, अल्टरनेटिव, अगर आप नहीं मानते कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आप बता दो। अगर कभी फिर मौका मिला तो इस बात का जवाब मैं आपको दे दूंगा। एक बात तो ये रही। दूसरा, आपने कही कि भ्रष्टाचार का सेम पैटर्न, जब जेपी आंदोलन हुआ तो जेपी आंदोलन में भी सेम पैटर्न था। उसमें भी 2 ही बातें सामने आई थी कि हम रोजमर्रा की जिंदगी से, यानी डे टू डे लाइफ से हम करप्शन खत्म करेंगे। लेकिन जो आज की पीढ़ी है शर्मा जी, उसे ये भी नहीं मालूम कि जेपी आंदोलन कब हुआ था, और कौन से सन में हुआ था, उसके जिम्मेदार हम और आप, किसके अगेंस्ट हुआ था। जिम्मेदार हम और आप है, जिसे हम पत्रकार कहते हैं। आपने भी मुझे पत्रकार कह के मुखातिब किया, और मैं भी, आप तो हैं ही हैं। तो वो तो 2074 के 1975 में ये आंदोलन हुआ था। और खैर, मैं वो बात नहीं कर रहा। ये काम किनका है? पत्रकारों का है। 1975 की जो बात, जेपी आंदोलन में यही बात उठी थी, जो 2011 में, 11-12 में, हाँ, इसमें जो अन्ना का आंदोलन था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वहां पे भी कहा डे टू डे लाइफ से हम करप्शन खत्म करेंगे, और यहां से राजनीति से भी। 2 बातें और उठी थी। गुजरात की असेंबली
को वहां पे, मतलब वहां की सरकार को भंग करना था, उसी तरह वहां, और इसी बिहार को भी। गुजरात तो कामयाब हो गया था अपनी सरकार गिराने विराने में, सब कुछ है, लेकिन बिहार नहीं हुआ था, जहां से जेपी जी खुद बिलोंग करते हैं। खैर, वो एक बात मैंने आपको बताई। करप्शन का दौर 1974 से लेकर यथावत बना रहा। अगर अब ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने गरीबी का नारा दिया था, अब आपके सामने जब गरीबी हटाओ, हाँ, गरीब, उनके सामने उस वक्त 75 करोड़ लगभग आबादी थी देश की, 1975 के आसपास, 75-77 इमरजेंसी के आसपास। आज 140-42 करोड़ हो चुकी है। आपके पास जब गरीबी का सवाल उठता है तो आप जनता की दुहाई देते हो, भाई पब्लिक ज्यादा है। अगर वो एक कोशिश थी, गरीबी हटाओ नारा था, और आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात करी, अंततः आप ये कह देते, ये तो जुमला था, 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, ये अंततः जुमला कह गए आप। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ पे आपके कहे हुए शब्द हैं। यहां जिम्मेदारी मेरे नहीं, मोदी जी आपका के, मतलब अमित शाह जी के। सर, आपका मतलब 19 से ही है। आपका मतलब ही जो ताकतवर लोग हैं जो आज सत्ता में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि ये जुमला होता है, ये जो भी है, जैसा भी है। और ये बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैं नहीं कह रहा, मेरे कोई जाती ये बयान नहीं है। खैर, हम मौजूदा बात करते हैं। एक इन्होंने अभी वो जो फौजियों के लिए 4 साल की एक इन्होंने वो चलाई, कि उसको क्या नाम दिया इन्होंने, अग्निवीर। वो कैसी अग्नि और कैसे वीर हैं, वो सब धीरे धीरे साबित हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो चल रहा है, वो सबके सामने है। हमें कुछ कहने, कितना कह लें, जितनी वीडियोस आ चुकी हैं, आप देखें जरा। तो कहने का मकसद 1975 के बहुत बार आते हैं जी, इमरजेंसी को याद करो। आइए याद करते हैं। क्रेडिबल हिस्ट्री, अशोक पांडे जी इतिहासकार हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनका एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा, उसमें उन्होंने बताया है कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान इन आरएसएस की और इनके बड़े नेताओं की भूमिका क्या रही और क्या क्या बयान छपे हैं। ये क्रेडिबल हिस्ट्री में आप वीडियो देखो, पता चल जाएगा। ये काम किसका है जनता तक पहुंचाने का? ये पत्रकार वर्ग का है। लेकिन जब पत्रकार वर्ग चाटुकार बन जाए, नहीं, उसमें क्या क्या लिखा, तो पॉइंट में 2-4 पॉइंट मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप देखो। आप अपना, लेकिन मेरे दर्शक तो नहीं देख पाएंगे ना। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैंने साफ कह रहा हूं कि मतलब क्रेडिबल हिस्ट्री, ठीक है जी, क्रेडिबल हिस्ट्री अशोक पांडे जी का है। और वहां पर आप सर्च करिए, खुद देखिए, वो तब थोड़ी मेहनत करो और जानो। कंपैरेटिव हमेशा एक स्टडी होनी चाहिए। एक मीठा मीठा खा, कड़वा कड़वा थू नहीं, आप दोनों को देखो। आप गोदी मीडिया को भी देखो, आप दूसरे जो लोग बता रहे हैं आप उनको भी देखो। हम ये नहीं कह रहे कि एक तरफा सच को जाओ, लेकिन हकीकत के करीब तो पहुंचो ना। नाना साहब देशमुख कौन थे? वो इन्हीं के बड़े नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी आज भी वो किनके नेता थे? इन्हीं के थे। इनके बयान छपे हुए क्या इसी इमरजेंसी के बारे में और ब्लू स्टार ऑपरेशन के अगेंस्ट, कि भाई इंदिरा गांधी को इन्होंने कहा कि ब्लू स्टार ऑपरेशन बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। मतलब ब्लू स्टार तो नाम दिया गया था, उन्होंने कहा था ये भिंडरावाला का जो चल रहा है, और उसके लिए उन्होंने काफी कहा था कि ये सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के बयान और सारे छपे हुए, पूरा वो दस्तावेज सहित आपको, मतलब भाजपा नेताओं ने 100% नेताओं ने इंदिरा जी को कहा, जी, अगर आपने ऐसा करिए। जी हाँ जी, अगर आपने मुझे समय देके थोड़ा दिया होता तो मैं आपको वो पूरी तैयारी करके आता कि ये आप दिखाइए, आप चैनल में आप इसका अगली बार करेंगे। अब वर्तमान जी हाँ, तो इसमें आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आज तो हमने कह दिया कि जो आप बात कह रहे हो। अब सवाल यह है कि हम किस उस राज सत्ता में जी रहे हैं। बहुत छोटा सा अंतर मिलता है। एक संप्रभुता होती है, एक प्रभु सत्ता होती है। दो शब्द हैं, सुपरमेसी और सॉवरेनिटी। 2 शब्दों के अंतर को आप खुद पहचानो, थोड़ा मेहनत करो, आपको बहुत महीन सा अंतर आएगा कि एक सुपरमेसी किसे कहते हैं। सुपरमेसी में निरंकुशता होती है, निरंकुशता होती है। और कौन कहता है निरंकुशता के लिए? यह भी मैं आपको बात बताता हूं कि यह काम पत्रकारों का है। पत्रकार आज खुद क्या कर रहे हैं वो कहने की जरूरत नहीं है। एक बुक है एनडी अरोड़ा जी, डॉक्टर एनडी अरोड़ा है आधुनिक राजनीतिक विचारक। इनमें कौन कौन से नाम है मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूं अभी। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिगल, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल,
थॉमस हॉब्स का यह कथन है कि संप्रभुता के भिन्न भिन्न संघों और इकाइयों को बांटा नहीं जा सकता। ये एक बात तो ये, संप्रभुता का मतलब सॉवरेनिटी है, इसको हम बांट नहीं सकते, पहली बात तो ये। और फिर एक बात ये जो निरंकुशता वाली बात है, ये कहता है कि प्रभुसत्ता एक पक्ष है, वह है उसकी निरंकुशता। जो प्रभुसत्ता का एक पक्ष है वो है उसकी निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब आप समझते हैं डिक्टेटरशिप। अच्छा, तो मतलब वर्तमान सरकार में डिक्टेटरशिप है। मैं आप वर्तमान की बात नहीं करता, पहचानना लोगों ने है कि अंतर को पहचानो आप। अगर हम कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी है, हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हक किसको है? लोकतंत्र को है, लोक को है। लोक और तंत्र दोनों ही है ना, नागरिकों को है, नागरिकों का है। तो अगर हम संप्रभुता में जी रहे हैं या हम प्रभुसत्ता में जी रहे हैं, यह सवाल है मेरा। तो जानना पहचानना पत्रकारों का काम है। वो मैं किताबों का नाम देता हूं, वो पढ़ लो आप। मैं दोबारा नाम नहीं, आप ये कह रहे हैं जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में लोग डर क्यों रहे हैं? उनके अंदर भय क्यों है, डर क्यों है? ये सवाल है ना जी, इसका जवाब कौन देगा? हम तो कह रहे हैं अंतर पहले तो अंतर पत्रकार भी पहचानो। डर रहे हैं, नेता भी डर रहे हैं, व्यापारी भी डर रहा है, उद्योगपति भी डर रहे हैं। सर सामने कब ईडी उन पे छापा मार दे, बोलना कब नहीं अंदर चाहते, कर दे, बोलना नहीं चाहते, कोई बोलना नहीं चाह रहा हाँ। है। तो अब हम ये कह रहे हैं बोलो या ना बोलो, पढ़ तो लो, मत बोलो, लेकिन ये पहचानो कि संप्रभुता और प्रभुसत्ता, इन दोनों के अंतर को पहचान लो, अपने मन में रख लो। मतदान तो आपका अधिकार है, और मत द्वंद्व मेरा, आपको शायद मालूम होगा, मेरा युद्ध इतिहास कार्यक्रम बनता है। वर्तमान में जब चुनाव चल रहा है, 2 दौर चुके हैं, तो आप क्या संदेश देश की जनता को? मेरा संदेश देखिए, मेरा संदेश, और वो भ्रष्टाचार किस मुद्दों को लेकर सरकार आई थी? देखिए क्या भ्रष्टाचार, उसमें कामयाब हुई? क्या सचमुच में विकास हुआ? क्या जमीनी स्तर पर वो विकास दिखाई दे रहे हैं? मान्यवर, आम जनता को क्या वास्तव में मान्यवर, महंगाई से, मान्यवर, बेरोजगारी से, इन चीजों से राहत मिली? मान्यवर, वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनकी बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर उनमें से एक नाम जो बार बार जहन में लोगों के आता है, जिसे हमने शहीद आजम कहा गया, वो है भगत सिंह का। और वो शहीद आजम क्यों बना, एक सवाल है। वो इसलिए कि देश आजाद होगा तो उसके बाद उसे आजाद देश कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए तो उनके अनुसार, ठीक है जी। उसमें यही था कि सबको, वो जो एक गीत था ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, तो उसमें एक समता वाली बात कही गई थी। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसमें अनुपातिक रूप से ठीक किया जा सकता है। आज क्या है कि गरीब तो गरीब हो ही रहा है, और अमीर बेइंतहा अमीर हो रहा है। और इसके सारे आंकड़े, मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं, कभी ऐसा कार्यक्रम हो तो 3-4 घंटे का टाइम दे दिए, हम आंकड़ों सहित आपको बता दें कि किस तरह से अनुपातिक तौर पे कितने लोग हैं। गरीबी किस तरीके से मारने के भी आप 82 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हो। अच्छा, क्यों? तो 82 करोड़ तो ऑटोमेटिकली गरीबी हो गई, गरीबी दूर कहां हुई? अब ये, अच्छा वो किस तरह का राशन है वो एक अलग पहलू है, लेकिन 82 करोड़ को तो आपने गिन लिया, हमारी सरकार ने गिन लिया ना। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, तो उनके उसमें जो उन पर एहसान किया गया, उसके बदले वोट भी तो मिलेगी ना उन्हें। वो क्या मिलेगा क्या नहीं, यही दुखद, मैंने आपको क्या कहा, यही दुखद पहलू है। अब यहां पर भी जब तक जातीय एक प्रथा या जातीय एक सोच हमारे दिमागों में भरी रहेगी, हमारा देश ना तो स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र इन सेंस कि वे हम कितने संप्रभु हैं, कितने सॉवरन हैं, कितने नहीं है, ये एक सवाल है। जातिगत टिकट मिलते हैं, जातिगत ही फैसले होते हैं, और जातिगत ही एक, इसमें धर्म को भी जोड़ लो। धर्म तो, उस रिलीजियोसिटी को तो इन्होंने जिसे पॉलिटिसाइज कर ही लिया है। रिलीजियोसिटी तो हमारी आ ही गई है उसमें, उसका तो अब देख लो ना। अब अगर हम राम की बात करते हैं तो राम को तो हमें जानना चाहिए, आप भी श्रद्धे से मानते हैं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं। अब एक बात बताइए, कबीर का एक दोहा है, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सबसे, मतलब एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, कुछ इस तरह का एक दोहा है। मतलब आपका मतलब है कि राम तो सबके घट घट में है। हाँ वो है, नहीं उसने डिस्टिंक्ट किया है, उसमें डिस्टिंग्विश किया है कि जिस राम को हम जानना चाहते हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिकरण हो ही नहीं सकता, किया भी नहीं जाना चाहिए। देखिए दशरथ पुत्र की जब हम बात करते हैं वो एक अलग राम है,
लेकिन जिस राम को हम श्रद्धा के साथ मानते हैं, आध्यात्मिक तौर पे मानते हैं, सर्वसत्ता का वो मानते हैं, जिसे कहते हैं कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिशाली मानते हैं, वो राम एक अलग है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा के राम हैं वो अलग हैं? वो कोई क्यों माने, मैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द दशरथ पुत्र एक वो है सूर्य वंश, जैसे कहते हैं ना, सोलर डिनास्टी। सोलर डिनास्टी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। नहीं, वो लंबा हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ एक दो चुनावों के नहीं, चुनावों में उसी पे आ रहा हूं मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा उसके अंदर। कोई आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं ले रहा। सोलर डिनास्टी में 58 रूलर हुए हैं कुल, मनु से लेकर राम तक। राम जो है 58वां रूलर था, वो दशरथ पुत्र था। ये सोलर डिनास्टी का इतिहास है, मैं नहीं कह रहा। ये A.K. मजूमदार उनकी किताब लिखी हुई है द हिंदू हिस्ट्री, मैंने शायद आपको दिखाई भी थी जब घर आ पाएगा। खैर, वो एक अलग बात है। हमें जो भी मैं फिर कहूंगा कि हमारी जनता को सबसे ज्यादा चाहिए, और सबसे ज्यादा रोल जो है वो पत्रकारों का है। उन्हें कम से कम अध्ययनशील होना चाहिए, बारीकियों को पहचाने, बारीकियों को ही लोगों तक बताएं। कौन सत्ता में आता है वो तो अब इनके मतदान पे है, जनता जिसको देगी वो जीतेगा। आलोचना से काम नहीं चलने वाला। झूठ सच जो भी परखना है वो जनता ने परखना है। अफसोस इस बात का है कि जो बताने वाले हैं वो भी एक पक्ष में खड़े हो जाते हैं। सवाल यहां से उठता है कि अगर राहुल गांधी हार गए तो फिर क्या करोगे? अगर ही लगा रहे हो तो फिर, अगर जीत गए तो फिर क्या करोगे? आप नेशनल लेवल पर डिबेट देखते हो तो विपक्ष से यह पूछा जाता है, राहुल गांधी अगर हार गए तो क्या होगा? अरे भाई, अगर ही लग रहा है तो फिर, अगर जीत गए तो फिर क्या होगा? तो इस तरह की, देखिए, ये पत्रकारों की ये भूमिका नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप सही चीजें वो दो, जिसको वोट देना बेशक दो, आपकी जो सोच है आप उस पर चलो। हम ना किसी को ये कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप इसको दो, एक पक्ष को दो, ना दो। आपका देश, आपका भला किसमें है? आपका देश किससे आगे बढ़ता है, किस सोच के साथ? आखिर को जो भी सरकार आती है वो एक विचारधारा को लेकर आप कैसा देश चाहते हो? लोकतांत्रिक चाहते हो या डिक्टेटरशिप चाहते हो? हाँ, ये मतलब देश की जनता पर ये देश की जनता को सोचना है। उन्होंने मतलब तानाशाही में से, लोकतंत्र में से किसको चुनना है? मैं कह रहा हूं कि दो शब्दों को पहले अंतर पहचाने ना, बाकी तो बात की बातें हैं। अगर कोई जी रहा है विश्व में, अब तानाशाह का जिक्र आपने कहा, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा अपना ये हिटलर, आज इनके नाम को कौन ले रहा है? कौन याद कर रहा है? नफरत की तौर पे लिए जाते हैं, लिए भी जाते हैं। तो कौन याद कर रहा है इनको? क्योंकि इन्होंने मानवता का बहुत वो किया नुकसान। यानी हमारे दो महायुद्ध हुए हैं, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है जी। और अगर इनकी संख्या गिनोगे मरने वालों की, तो कहीं 8.5 7.5 करोड़ का आंकड़ा मिलता है। अच्छा, क्या करोगे? किसके घर से क्या गया? बस तानाशाहों को कुर्सी मिली, बस। वो भी तो जिंदा नहीं रहे, उन्होंने अत्याचारी, वो भी तो जिंदा नहीं रहे, लेकिन जीते जी जो उन्होंने अपना मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि ये भोली भाली जनता जिसे कहा जाता है, इसी से ही मेरा निवेदन है कि भाई आप अपने आप को क्यों कहलवाते हो भोला भाला? आप शब्दकोश देखो ना, भोला भाला का मतलब क्या है? आप शब्दकोश देखो, शब्दकोश में देखो कि भोला भाला किसे कहते हैं। नहीं, आप इन चुनावों के मद्देनजर, जैसा कि मैंने बताया 10 साल जो मोदी राज को हो गए हैं या भाजपा को हो गए हैं, तो इस संदर्भ में आप जनता को क्या संदेश देना? मेरा संदेश सीधा सीधा है कि अगर आप खुश हैं कि हम 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 लीटर पे तेल ले लेंगे, वो तो मैंने जवाब पहले ही दे दिया आपको। अगर ये सोच आपके साथ है तो फिर ठीक है, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। 142 करोड़ में सारे एक सोच के नहीं हो सकते। अब 144 करोड़ हो गए, 44 हो गए, हर सेकंड में बढ़ रही है। मैं तो एक मोटा मोटी बात कर रहा हूं, सारे एक सोच के नहीं हो सकते, और ये जितना मर्जी जोर लगा ले। एक और मैं कोट करना चाहता हूं कि ध्रुव राठी का एक अभी आया है, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है। हाँ। उसने कहा जी 10,000 है इनके पास, वो जो इनकी वो ट्रोल आर्मी है, हाँ, IT सेल वाले 10,000 है। तो उसने तो खुद खुला उसने वो कहा है कि मेरे साथ जुड़ो, और उसने अपना पूरा आता पता जो भी दिया है, जैसे भी हर एक कोई अपनी सोच में लगा हुआ है। कहता मैं 1 करोड़ का एक वो खड़ा कर दूंगा, पूरा एक आर्मी जो सही को पहचानेगी, तथ्य भी पहचानेगी। यही निवेदन है जनाब कि आप एक बहाव में मत आओ, जो सही है
जो देश हित में है। अगर हम पहले एक नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो हट गया, अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हुआ। बहुजन क्यों फिर? अगर हो तो सबका हो भाई। वो एक संस्कृत का श्लोक भी तो है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कुछ इस तरह से। तो अगर सबका ही सुख मांगना है हमने, तो फिर सारे, फिर एक सोच भी रखो अपनी। इस तरह से क्यों सोचते हो कि भाई चंद लोग हैं जो इस तरह के, इससे भला होने वाला नहीं है। बड़ा मोटा पैगाम है कि अगर आप भोला भाला कहलवाना चाहते हो आपको, तो आपको मुबारक, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। लेकिन मैं उनमें से हूं कि जो आपको भोला भाला नहीं कहना चाहता। यू पीपल आर, आई थिंक, प्रूडेंट। आप बहुत कुछ समझते हो, बहुत कुछ जानते हो, और समझो कि किस तरह से हमारा दोहन किया जा रहा है। इसको समझो आप। ईश्वर कभी भी चमत्कार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करेगा, ना होगा। ये टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप किसी ग्रंथ पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, जो कुछ होगा आपकी सोच के साथ होगा। उसने आपको बुद्धि दी है, इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य को एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, खूबसूरत कृति माना है। तो उसमें जातियां ला ला के तुमने ये कर दिया, एक वो बना दिया, वो बना दिया, तो तुम अपनी सत्ता को संभालने के लिए कर रहे हो भाई। हिंदू मुसलमान करो, दूसरे शेड्यूल कास्ट करो, ये करो, वो करो। अरे भाई, मनुष्य है, आपकी सेवा में हर कोई जुटा हुआ है। कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई आपकी सफाई करवाता है या करता है, ये जो कुछ करता है, बिना एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है कि किसी के बिना कोई काम नहीं चल सकता। अगर सफाई वाला एक दिन मोहल्ले में ना आए तो बंटाधार हो जाता है। तो किसी तरह का कोई भी बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी दिमाग में लेके मत चलो। मैंने आपको कहा ना, अभी एक जो लाइन पड़ी आपके सामने, वो टिन्ना वाला तो बता ही दिया मैंने। टिन्ना फिन्ना तो जो क्या है वो आपने देखना ही है। फिर मैंने आपसे ये कहा कि जनाब, ये जो इन्होंने एक फ्रेज बनाया, पहचान का संकट और संकट की पहचान, तो ये पहचान आपने जानना है। मैं आपको भोली भाली नहीं कहना चाहता, क्षमा चाहते हुए मैं इतना ही कहना। और ये कहना चाहते हैं कि सोच समझ के अपने देश की सरकार बनाएं या बिगाड़ें, जो देश हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो। तानाशाही आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भला नहीं करेगी भाई साहब। थोड़ा सा इंटरेस्ट रखो पढ़ने में, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखो खोज करने में, अनुसंधान खुद करो। समझो, कोई एक आदमी सही कह देगा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। एक आदमी के पास कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। नो वन इज परफेक्ट। चलिए, आज हम इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। ये थे जेबी शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिनके आपने विचार सुने कि देश हित में क्या है। ये देश की जनता को तय करना होगा। नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के हित में क्या है, आम आदमी की भलाई किस में है, और किस नीति से, किस सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए, बेरोजगारी ख़त्म की जाए, सस्ता इलाज मिले, सस्ती शिक्षा हो, और सब सुखी रहें, और समाज में नफरत ना हो, सब प्रेम मोहब्बत से रहें। ऐसे देश की हमें ज़रूरत है, और ऐसी ही सरकार की ज़रूरत है। आप शर्मा जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, धन्यवाद। आप सबका भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।